चलो बेटा पढ़ रहे हैं, बैठ जाओ सब लोग। जल्दी इधर आ जाओ। तो क्या यहाँ पे उधर हो जाओ। कौन बैठा है यहाँ पे? इस साइड आ जाओ। वहां नहीं यहाँ पे, यहाँ बैठ जा। और कल तू वहां कहाँ घूम रहे थे? तू और देख वो, तू भी था साथ में। हाँ शाम में। झूठ बोलेगा? घर तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। तू भी आ गया जल्दी। तू यहाँ पे आ, यहाँ पे वहां वहां बैठ जल्दी। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा फटाफट से। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ आरएनए। बोर्ड पे ध्यान दो सब। पढ़ाऊं? ठीक है। तो चुपके क्यों बैठा भाई? इधर हो जा थोड़ा। इधर हो। अब सुनो ध्यान से। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ आरएनए। इस टॉपिक से श्योरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो ध्यान रखने हमने हैं। सिलेबस कब दिखते हैं? करा रहे हैं। कल 2 क्लास है तुम्हारी, पहले बता देता हूं। चुप रहो ना। अगर सर्वेसर का आज खत्म हो गया, अगर आज खत्म हो जाता है तो आपकी 2 क्लास है, पहली और तीसरी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, नहीं लगातार नहीं लूंगा, समझ नहीं आएगा। हाँ वो आपको ऐसा लगेगा जबरदस्ती हो गई। ठीक है, सुनो ध्यान से। कल सुन लो ध्यान से सब लोग। कल आपकी 2 क्लास हैं। एक सुबह 8 बजे है। हाँ 8 बजे, 8:30 है। तुम आओगे 8:45 बजे, दिक्कत ही है। 8 बजे। और दूसरी क्लास जो आपकी थर्ड क्लास होती है वो है बीच में बीएन सर की रहेगी। रीजन क्या है? मैं लगातार लगा दूंगा, उससे नुकसान ये होगा कि आपको सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 2 क्लास पढ़ो प्रॉपर अलग तरीके से कि हाँ एक पहली है एक तीसरी है। ठीक है, संडे को क्लास होगी। अब सुनो ध्यान सुनो बच्चे, चुपचाप सुनोगे तो बोल पाऊंगा मैं। आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ आरएनए पढ़ रहे हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और हो सकता है कल जीन एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ें। नहीं तो परसों एनी हाउ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बचे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं लाइव नहीं कराऊंगा, रिकॉर्डेड दूंगा, उसके आप डाउट पूछेंगे सिर्फ। ठीक है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको मैं 1.5-2 घंटा लाइव पढ़ाऊंगा, उसका कोई यूज नहीं है। आप उसको देखो और उसके डाउट पूछो, तो देखेगा वही डाउट पूछ पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप देखोगे नहीं तो डाउट नहीं पूछ पाओगे। सही है? सही है, आप देखोगे नहीं डाउट नहीं पूछोगे तो और अच्छा है। क्या चीज? मंजिल में मंथन में किसी एक में मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, समझ नहीं रहे हो आप लोग? क्या होगा? जो देखेगा नहीं वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जब इकोलॉजी चल रही होगी आपके पास टाइम होगा, आप देख लेंगे। ठीक है, क्लियर? सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम हो सकता है संडे को इकोलॉजी चालू कर रहे हो। मैं यही हूं जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा। हाँ सिलेबस खत्म करने के बाद ही अब जाओ। आप क्या करना है? एमडी सर थोड़ी आएंगे आप। जब तक मैं हूं कोई नहीं आएगा। तू समझ नहीं रहा। जब तक मैं सिलेबस करा रहा हूंगा
तब तक शायद किसी और को इंट्रोड्यूस ना करें। किसी दिन दो, किसी दिन एक। क्यों? तो मैं यहां क्या कर रहा हूं फिर? तेरे को पता है जेनेटिक्स प्रॉपर पढ़ाई है मैंने आराम से। अब मैं इसको आराम से ही समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। ओए, अब पिटाई कर दूंगा मैं। कौन से टेस्ट में? तो सुधांशु सर कराएंगे, जा कहां रहे हैं वो? है बस। तो सुधांशु सर को दे देंगे क्लास, क्या हो गया भाई? वो खाली भी तो होने चाहिए। मंथन पढ़ा रहे हैं। देख बेटा साफ सीधी मैं तेरे को एक चीज क्लियर बताता हूं। सिलेबस टाइम से स्टार्टिंग से सबको कराना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत स्लो पढ़ाने से नुकसान कहां होता है कि हम आखिरी में सब जगह फंस जाते हैं, जैसे तुम फंसे हुए हो। तुम लोगों ने भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब रिवीजन और नया सिलेबस दोनों साथ फंस गए हैं। इसलिए बोला जाता है स्टार्टिंग से मेहनत किया करो। सेम टीचर के लिए भी अप्लाई है। ठीक है? हाँ, पढ़ाई करो। हेडिंग डालो टाइप ऑफ आरएनए, एक डायग्राम देखेंगे। हेडिंग डालो टाइप ऑफ आरएनए, इस डायग्राम से। बच्चे आप सुनेंगे नहीं, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, ध्यान से सुनो। कौन सा रिवीजन? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? किसका? मैं यहां रुक के रिवीजन नहीं कराऊंगा भाई। क्या रिवीजन करनी है तुझे बता? वाह, डाउट पूछ, अपने डाउट पूछ। ठीक है, मान ले मैं यहाँ रुक के रिवीजन कराऊं, उससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्या होगा बता? मान ले मैंने कोई चैप्टर अधूरा पढ़ा रखा है, या तोड़ के पढ़ा रखा है, पूरा नहीं पढ़ा रखा, तो लॉजिकल है। सारे असाइनमेंट दे दिए तुम्हें, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, इधर सुनो ध्यान से। और मैं एक चीज और बताता हूँ बेटा, मैं तेरे को फैक्ट बताता हूँ। सिलेबस होने के बाद जब हम यहाँ रिवीजन लिखेंगे ना, 5 बच्चा बैठता है। हमने बहुत देखा ऐसा, ऑफलाइन में कोई नहीं आता। सब लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। कौन आता है? मान लो मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, उससे क्या हो जाएगा? सुनो ध्यान से सब लोग। आपके पास आपके पास अलग अलग टाइप के लेक्चर्स हैं कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। स्मार्ट वन शॉट है जिसमें एक एक 1.5 घंटे में चैप्टर है। मान ले मेरे को सामने देख के ही करना है, उसका फायदा क्या हुआ? हाँ, मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों को किसी ग्रुप में सेपरेट जोड़ सकता हूं, जहां पे आप अपना डाउट डाल दें, मैं डाउट सारे बता दूंगा। नहीं, अलग से बनाऊंगा कुछ मैं, या जो बना हुआ है उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है? हाँ, बाकी भाई इस तरह का कोई वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि मैं फिर से बुलाऊं आओ पढ़ो। तो ऐसे तो पढ़ाते ही रहेंगे, आप कब पढ़ोगे खुद से? ठीक है, सही है, इसको पढ़ो। तुम क्या चाह रहे हो बताओ? है तू क्या चाह रहा है बता? खुद कब पढ़ेगा? है कितनी बार करेगा? कौन सा ड्रॉप है तेरा? सेकंड, थर्ड? फर्स्ट ड्रॉप है? अच्छा। अरे यार पढ़ लो ना प्लीज। हाँ, पढ़े। हाँ हाँ, और कोई है जिसको क्लास का निकाल दूं? भास्कर, मैं थोड़ी देर में क्लास से निकाल दूंगा तुझे। आ रहा हूं, पढ़ाया नहीं अभी। बेटा एडिंग डालो टाइप ऑफ, बच्चे जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे आपका नुकसान होगा। प्लीज ध्यान से सुने। ठीक है? 2-3 चीजें हैं आपको, जैसे 1 मिनट सुनो, शांति से रुको। आपको जिन जिन चैप्टर्स का आपको क्या करना है मेरी बात सुनो। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े। आपके नोट्स में ही एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को 3-4 बार करोगे, उससे अच्छा अपने नोट्स को बार बार रीड कर लो। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि लास्ट में कैसे रिवाइज करोगे। जब आप नोट्स बार बार रीड कर लोगे, आपको अपने नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे,
तो जल्दी जल्दी रिवाइज हुआ करेगा। तो करना क्या होता है, पूरे पूरे पेज को या तो कोई छोटा पेज वहां लगा लो, 5-7 लाइनें निकलती हैं काम की, सिर्फ पूरे पेज में से 5-7-10 लाइनें से ज्यादा नहीं निकलती। उनको छोटा छोटा पेंसिल से कहीं लिख लिया करो, वो बार बार रिवाइज करना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे पेज में 6 डाटा है, उसको रिवाइज करना है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? नोट्स रिवाइज करने, अपना आपको वो डाटा रिवाइज करना है। तो बाद में जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 1 घंटे में पूरा मॉलिक्यूलर रिवाइज करूंगा, वो पूरा मॉलिक्यूलर में सिर्फ क्या करता है, वो नोट का पेज सामने रखता है। तो उस पेज में जो चीजें आपने बार बार रिवाइज करी वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फील होती हैं। उसके बाद आपको वो डाटा रिवाइज करना होता है जो आपने उस पेज से शॉर्ट करके लिखा है। पर वो आप कब करोगे? जब आपने उस नोट्स को 3-4 बार कर लिया हो, तब आपका 1 घंटे में मॉलिक्यूलर रिवाइज होना चालू हो जाएगा। यहां से अपने अंदर मल्टीपल रिवीजन की हैबिट डालो। क्लियर है? एक टारगेट है कि मान लो आपने 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 28 जो भी है, सिलेबस खत्म हो गया है। मान लो इनऑर्गेनिक बचा हुआ है, उसमें कितना, 1 या 2 चैप्टर है, टोटल 4 क्वेश्चन भी नहीं होंगे उसके। चैप्टर चाहे कुछ भी हो, मान लो, और कोऑर्डिनेशन के कितना, 2 क्वेश्चन आता है, 3 आता है, 5 नहीं आता, हद मार के 2 आएगा। 4 कैसे? कौन है 4 वाला भाई? अपने आप लगा हुआ है। मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं तो मैं बोलूं 8, असल में दिक्कत ये है ना, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊं उसमें बोलूं 8, जोड़ते जोड़ते 45 इनऑर्गेनिक के, 45 ऑर्गेनिक के। नालायक। टोटल 13-14 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आता है। हाँ, किसी किसी पेपर में इतना तो हमें भी पता है। पढ़ो बस, टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। असाइनमेंट में सिर्फ डोपा प्राइम बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना आपने। माइलस्टोन के टेस्ट की ये सारा इकट्ठा करके एक जगह दे दूंगा मैं आपको, आपने सिर्फ वो सॉल्व करना है। सबके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कल या परसों मैक्सिमम आपके मैं लाइव डिस्कशन लगाने स्टार्ट कर दूंगा डोपा प्राइम के। जिसको लाइव सॉल्व करना है लाइव सॉल्व कर लो। और सबसे पहले लगाएंगे प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल का पहला दे दिया है, सेकंड थर्ड फिर मॉलिक्यूलर के। ठीक है, आप लाइव आके उसको सॉल्व कर लो, साथ में आपने कर भी लिया तो भी आपको पता चल जाएगा। ये हो गया। आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं डोपा प्राइम के, 3-4 बार मल्टीपल बार सॉल्व कर लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करके जाना आपने। क्लियर है? अपने टेस्ट दो, जब भी आप कोई टेस्ट दो उसके लिए उसको एनालाइज किया करो बस। एनालाइज का सिंपल मतलब 2 होता है। एक, अगर आपने टेस्ट देने के बाद ये देखा कौन से टॉपिक गलत है, उसको नहीं पढ़ा, तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। 90% बच्चे टेस्ट देके बंद करके रख देते हैं, कुछ और पढ़ते हैं कि ये तो मुझे आता है। आपको टेस्ट देने के बाद 2 घंटे खराब करने हैं उस टेस्ट पे। कैसे? जो टॉपिक आपके गलत हुए उनको दोबारा याद करो। जो प्रॉब्लम है आपकी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, उसका यही सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? शॉर्ट नोट्स ये दे दिया वो दे दिया, सब मिथ है। फाइनली क्या होगा, आपको अपने नोट्स याद आएंगे वहां पर। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, जो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ वो लिख लेता है, जब वो नोट्स रिवाइज करता है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसका मतलब आप क्या करो, नोट्स को बार बार रीड करो, अपने हिसाब से कुछ लाइनें वहां लिखनी है, उसको लिखकर उसको एक फाइनल फॉर्म में रखा करो। और जो भी पूरे पेज पे 5 या 4 लाइनें काम की होती हैं, उन्हीं लाइनों को लिख लिया करो पेंसिल से। और बार बार नोट रिवाइज करने के बाद वो 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कुछ लाइनें ऐसी होती है जिनकी ज्यादा रिवीजन लगती है, भूल ज्यादा जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनको ज्यादा रिवाइज करना है, ये वो लाइनें हैं आपकी। क्लियर? क्योंकि नोट्स आपके 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर होगा बॉटनी का, तो कम से कम आप उसको रिवाइज कैसे करोगे इसका तरीका निकाल लो, नहीं तो फंस जाओगे सारे। क्लियर है? सही है? आगे चल रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में क्या क्या रह रहा है। एक टॉपिक है टाइप ऑफ आरएनए, पहला टॉपिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। फिर हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है? टाइप ऑफ आरएनए बताने के लिए एक डायग्राम पहले बताया जाता है, किस हेडिंग के अंदर, टाइप ऑफ आरएनए के अंदर। बोर्ड पे ध्यान रखो भाई, बोर्ड पे ध्यान रखो, बोर्ड पे ध्यान रखो। मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, मैं आपको सारे टाइप के आरएनए दिखा रहा हूं और दिखा रहा हूं हम कैसे इसको काम करते हैं। ठीक है? सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है, इसने ये वाला जो आरएनए बनाया, ये टी आरएनए। बोर्ड पे ध्यान रखो। टॉपिक का नाम है हमारे पास टाइप ऑफ आरएनए। टोटल 5 तरह के आरएनए, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग डालो टाइप ऑफ आरएनए। ये डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले बेटा मेरे पास जो आरएनए है,
वो कौन सा है, देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले मेरे पास ये टीआरएनए है, किससे बना है, डीएनए से। ये समझ में आ रहा है, इस डीएनए से टीआरएनए बना है। टीआरएनए जो होता है उसकी स्टेट चेंज होती है, बोर्ड में फोकस रखो, स्टेट चेन को 1 डिग्री कहते हैं। वो थोड़ा फोल्ड होता है तो 2 डिग्री बनता है, और फोल्ड होता है तो 3 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये जो बना है ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। इसके बाद हमारे पास बनता है 2 डिग्री, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसे इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं, ये हमारे पास 3 डिग्री है। ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री है। अब यहां पर ये चीज किस तरीके से बाहर आती है, यहां पर न्यूक्लियर पोर होता है, तो न्यूक्लियर पोर से ये टीआरएनए बाहर आ जाता है। ये टीआरएनए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा यहां से। तो ये टीआरएनए जो है हमारे पास ये बाहर आ गया ऐसे, ये टीआरएनए यहां बाहर आ गया, दिख रहा है सबको। टीआरएनए का एक एंड 3 डैश है, एक एंड 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, दिख रहा है, सही है। अब हमारे पास एक एमआरएनए यहां पर, ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर एक कोड लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे ध्यान रखो, एक एमआरएनए पर मैं कोड लिख रहा हूं। ये कोड का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड। मैं रिपीट करूंगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन कोड इज 3। तो कोड को हम एक और नाम देते हैं कोडोन। तो इस कोड को क्या नाम दे दिया, कोडोन। क्या नाम दे दिया, कोडोन। तो टीआरएनए के अपोजिट साइड पर यहां यूएसी है, जो इस कोड का अपोजिट है, दिख रहा है सबको। एयूजी का अपोजिट क्या होगा, यूएसी। तो इसका मतलब इसके पास एंटी कोड है, एंटी कोडोन है, यस, एंटी कोडोन है, सही है। अब ये जो टीआरएनए मैंने बनाया है, ये इस पर कोई अभी अमीनो एसिड नहीं जुड़ा हुआ। अब यहां पर मैं इस टीआरएनए पर वो अमीनो एसिड जोड़ूंगा जो इस कोड के हिसाब से है। इस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ेगा मिथ्योनिन। क्या जुड़ेगा, मिथ्योनिन। तो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर आ गया यूएसी। क्या आ गया यहां पर, यूएसी प्रेजेंट है। तो ये एंटी कोड है, ये क्या है, कोड है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले टीआरएनए का कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, समझ में आ रहा है, 3 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया, सुनो ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पेज पे। पहला क्वेश्चन हो गया कि टीआरएनए का 3 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल है। दूसरा यह है कि मैंने इसके 3 डैश एंड पर मिथ्योनिन जोड़ा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि टीआरएनए के कौन से एंड पर मिथ्योनिन जोड़ते हैं, 3 डैश एंड पर। कौन से एंड पर मिथ्योनिन जोड़ते हैं, 3 डैश एंड पर। कौन से एंड पर मिथ्योनिन जोड़ते हैं, 3 डैश एंड पर। तो जब मिथ्योनिन जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। समझ में आ रहा है, यस। ऐसा टीआरएनए जिस पर अमीनो एसिड जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। समझ में आ गया, उसको हम बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगला सवाल, हमने बोला चार्ज टीआरएनए, अगला सवाल सुनेंगे ध्यान से। हम आपको ये कह रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहां होती है, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सही है। कौन सा स्ट्रक्चर टीआरएनए का फंक्शनल है, 3 डिग्री। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कौन से एंड पर होती है, 3 डैश एंड पर। याद हो रहा है, टीआरएनए दो काम करता है, टीआरएनए दो काम करता है। अपने एंटी कोडोन से इस कोड को रीड करता है, दूसरा इस अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम के पास। टीआरएनए के दो रोल हो गए, पहला कोड रीड करेगा किस पर, एमआरएनए पर, किसकी मदद से, एंटी कोडोन की मदद से, सही है। दूसरा अमीनो एसिड को लेकर आएगा किस पर, 3 डैश पर। कौन सा टीआरएनए आएगा राइबोसोम के पास, चार्ज। कौन सा आएगा, चार्ज वाला आएगा, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम के पास कौन सा वाला आता है, चार्ज। तो अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले मुझे टीआरएनए जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले टाइप का आरएनए टीआरएनए हो गया, लिखना नहीं कोई। टीआरएनए को हम कहते हैं सॉल्यूबल आरएनए,
सॉल्यूबल क्योंकि 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। इसी को एडेप्टर बोलते हैं। एडेप्टर का मतलब होता है कि ये दो काम करता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले रीड करता है कोड। क्या करता है, रीड करता है कोड ऑन एमआरएनए। किस पे पढ़ता है, एमआरएनए पे। दूसरा काम क्या करता है, ये ब्रिंग करता है अमीनो एसिड को। ब्रिंग करता है किसको, अमीनो एसिड को। कहां पर, एट राइबोसोम, एट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो हमने 4-5 क्वेश्चन यहां सॉल्व किए। अगला आप आ जाओ इस डायग्राम पे फिर से। अब मेरे पास ये भी एक डीएनए है। इस डीएनए से एक आरएनए बना है जिसे एचएनआरएनए कहते हैं। कौन सा आरएनए कह रहे हैं, एचएनआरएनए। एचएन का मतलब होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसा। हेट्रोजीनस का मतलब यहां पर दो हो सकता है, या तो साइज अलग अलग हो सकते हैं, या उसमें इंट्रॉन एक्सॉन प्रेजेंट है, इसलिए हेट्रोजीनस कह रहे हैं, मतलब दो चीजें हैं। ठीक है। एचएनआरएनए जो है, जिसके पूरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। उसकी क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। सही है। मॉडिफिकेशन करके हम बनाते हैं एमआरएनए। ऐसी मॉडिफिकेशन जो आरएनए में हो, इसका मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगी। ऐसी मॉडिफिकेशन को कहते हैं पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हुई है। तो यदि आपसे पूछा जाए लोकेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, बोलो। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां हो गई, न्यूक्लियस हो गई। कहां हो गई, न्यूक्लियस हो गई। तो भाई ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करी एचएनआरएनए की, सही, एचएनआरएनए बना, इसकी मॉडिफिकेशन से क्या बना, एमआरएनए। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, एमआरएनए को बाहर ले आओ। कहां लाएंगे एमआरएनए को, बाहर। तो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया। तो न्यूक्लियर पोर से कौन कौन सा आरएनए बाहर आता है, टीआरएनए, एमआरएनए। सही है। एमआरएनए को बाहर ले आए, और इस एमआरएनए को बाहर लाकर इससे हम प्रोटीन बनाएंगे। इससे हम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसको बाहर ले आए। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले एचएनआरएनए क्या साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, नहीं। एचएनआरएनए सिर्फ कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में। एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशन करके एमआरएनए बनता है। इसको हेट्रोजीनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नॉन कोडिंग रीजन है जिसको इंट्रॉन बोलते हैं और इसको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको काट कर छोटा कर दिया, यहां पे रिमूव किया, इसको बाहर लाए और इससे अपने यहां प्रोटीन बना रहे हैं। अब आ जाओ तीसरे आरएनए पर। ये जो लोकेशन है डीएनए की, ये इसने आरएनए बनाया आरआरएनए। ठीक है। हमने क्या बनाया, आरआरएनए। ठीक है। आरआरएनए जो बना, आरआरएनए जो बना वो फोल्ड हो गया, आरआरएनए फोल्ड हो गया। और मैंने क्या किया, बाहर से कुछ प्रोटीन ले गया हूं अंदर। ये प्रोटीन है जो अंदर ले गया हूं। प्रोटीन अंदर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रोटीन की जरूरत है अंदर। मैंने क्या किया यहां पे, ये आरआरएनए था। आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोम, सब राइबोसोमल आरएनए हो गया। प्रोटीन प्लस ये आरआरएनए, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे राइबोसोम की सब यूनिट कह रहे हैं। राइबोसोम की सब यूनिट कब बनती है, जब मेरे पास आरआरएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं। और ये सब यूनिट कौन कौन सी हैं, दो हैं। ये कौन कौन सी, दो सब यूनिट बनती है हमारे पास, दो सब यूनिट बनती है। एक बनती है मेरे पास 30s और एक बनती है 50s, नहीं, एक बनती है 40s क्योंकि यूकैरियोट है, और एक बनती है 60s। तो 60s और 40s यहां बन गए। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोटीन बाहर से अंदर गई, ये मेरे पास आरआरएनए है। ठीक है। आरआरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बन गया, राइबोसोम की सब यूनिट। ये दोनों बाहर आ गए। कौन कौन बाहर आ गए, 40s बाहर आ गया, और कौन बाहर आ गया, 60s बाहर आ गया। इसका मतलब
40s अलग बाहर आया है, 60s अलग बाहर आया है। ये दोनों तब जुड़ते हैं, ध्यान सुनेंगे, ये दोनों तब जुड़ते हैं जब इनको प्रोटीन बनानी होती है एमआरएनए पर, नहीं तो ये जुड़ते नहीं हैं। ये दोनों तब जुड़ते हैं जब इनको प्रोटीन बनानी होती है, नहीं तो ये नहीं जुड़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, नहीं तो ये नहीं जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब यूनिट तब जुड़ेगी जब प्रोटीन बनानी होगी, और इनको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। अब कहानी ध्यान से सुनेंगे क्या है। कहानी ये है कि प्रोटीन न्यूक्लियर पोर से अंदर जाती है। एक प्रोटीन वो हो गई जो राइबोसोम में चाहिए, एक प्रोटीन हो सकती है वो एंजाइम जो न्यूक्लियस में चाहिए। न्यूक्लियस में मुझे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, वो बनते साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। सही है, क्योंकि वो प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा हिस्टोन्स बनती कहां है? साइटोप्लाज्म में। चाहिए कहां? न्यूक्लियस में, वो भी अंदर जाएंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि क्यों ना इस लोकेशन को थोड़ा अलग कलर दे दिया जाए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर डेंस स्टेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसका मतलब आरएनए जहां बनता है उस जगह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम की सब यूनिट। राइबोसोम की सब यूनिट भी न्यूक्लियस में बनती हैं, न्यूक्लियर पोर से बाहर आती हैं, उनकी असेंबली साइटोप्लाज्म में होती है। और असेंबली तब होगी जब प्रोटीन बनानी होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इस पेज से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, इसी से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई यहां पर? यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई देखो। दूसरा आरएनए कौन सा भाई? मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? कोड प्रेजेंट है। यस, कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन ना बोल के हम स्पेसिफिक जाएंगे पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ध्यान से सुनेंगे। राइबोसोमल आरएनए क्या है बेटा? ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यस, एंड स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। मैं बताता हूं कैसे। इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से। हमारे पास ये है, बोर्ड पे ध्यान रखो, हमारे पास ये है। हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए राइबोसोम में स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बड़ी सब यूनिट में एक आरएनए होता है जो 28S का आरएनए है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये आरएनए कैसे काम करता है? कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला। समझो ध्यान से। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का पार्ट है, दो काम करता है, एक वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, दूसरा वो एंजाइम की तरह काम करता है। कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। टीआरएनए दो काम करता है, एक तरफ कोड रीड करता है, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को लेकर आता है। अगर ये अमीनो एसिड को लेकर आया तो उन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? राइबोसोम। अब राइबोसोम को बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कोई प्रोटीन नहीं है, वो एंजाइम एक आरएनए है। समझ आया? बोलो, वो एंजाइम क्या है? एक आरएनए जो पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं कि राइबोसोमल आरएनए जो है कैटलिस्ट और स्ट्रक्चरल पार्ट है, और ये किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ क्या है? पार्ट ऑफ क्या है? राइबोसोम। किसका पार्ट है? राइबोसोम का पार्ट है। अब आते हैं एसएनआरएनए क्या होता है, ये बता रहा हूं, उसके बाद लिखने के लिए समय दूंगा आपको। एसएनआरएनए क्या है बेटा? इसका पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसएनआरएनए। हमने ये जो डायग्राम देखा, ये वाला, इस डायग्राम में मैंने इस व्हाइट वाले पार्ट को हटा दिया जिसे इंट्रॉन कहते हैं, इनको जोड़ दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। इस स्प्लाइसिंग को करने वाले जो हैं वो कुछ आरएनए हैं प्रोटीन के साथ। इसका मतलब ये जो
HNRNA बना है, इसकी काटपीट करने के लिए कोई RNA है अलग से, उसे ही हम क्या नाम दे रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्या नाम दे रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो SNRNA जो है न्यूक्लियस में होगा, इसका रोल है, इन्वॉल्व होता है किसमें, स्प्लाइसिंग में। किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, स्प्लाइसिंग में। स्प्लाइसिंग मतलब एक तरीके से मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसके अलावा एक और आरएनए होता है जिसे कहते हैं ScRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। कहानी क्या है पहले समझो। ये मेरे पास mRNA है, दिख रहा है सबको, इस पे ये राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट है, सही है, ये ER है, ये क्या है, ER है। ये है 60S और ये क्या है 30S, नहीं 40S। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सुनो, अब क्या है, इससे प्रोटीन की चेन निकल रही है ऐसे। प्रोटीन की चेन के शुरुआत के कुछ अमीनो एसिड एज अ सिग्नल काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सिग्नल। एक RNA साइटोप्लाज्म में अलग से बिखरा होता है, इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं ScRNA। ये क्या करता है, ये सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है। सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है किस पे, पॉलीपेप्टाइड पे। ये जो चेन आ रही है बेटा, ये निकल रही है जो चेन यहां पर, ये कौन सी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। कौन सी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसके शुरुआत के कुछ अमीनो एसिड ये एज अ सिग्नल की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये इसको पकड़ के, इसको पकड़ के इनको खींच के नीचे ले आता है कि तुम एक काम करो, इस पर जाकर लग जाओ, ताकि जो प्रोटीन की चेन हो वो ल्यूमन में जाए ER के, ताकि पैक करके गोल्जी के पास भेज सकें। तो ये जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA है, जिसको हम ScRNA कह रहे हैं, वो क्या करता है बेटा, वो सिग्नल रिकॉग्नाइज करता है किस पे, पॉलीपेप्टाइड पर। और क्या करता है, ब्रिंग करता है किसको, राइबोसोम को, और किसको, mRNA को, और किसको, पॉलीपेप्टाइड को। कहां पर, ER पर। कहां पर, ER पर। उससे क्या होता है, वो प्रोटीन जो है वो अंदर जाने लगती है और अंदर जाके फोल्ड होती है। और ये क्या करता है, इसको लेकर आता है और यहां लग जाता है, ये यहां अटैच हो जाता है और इनको यहां लगा देता है। कहां पर, कहां लगा देता है इनको, इनको सरफेस पे लगा देता है ER के। सिंपल सा लॉजिक है। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, साइटोप्लाज्म में छोटा सा एक RNA होते हैं जो जो उसमें साइटोप्लाज्म में बनते हुए राइबोसोम की प्रोटीन को कहां लेकर आते हैं, कहां लेकर आते हैं, ER पर लेके आते हैं। क्लियर है। एक्चुअल में क्या था, ये प्रोटीन फोल्ड करके गोल्जी के पास भेजनी थी, ये ऐसे साइटोप्लाज्म में चालू हो गई, तो उनको लेकर आना है ER पे, ताकि ER के ल्यूमन में रखेंगे, वहां से पैकेट बना के किसको देंगे, गोल्जी के सिस फेस ट्रांसफेस, सिस फेस पे वो मॉडिफाई करके ट्रांस से बाहर। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैं देखूं यहां पर, इसका ये बताने का वैसे नीड नहीं है, PYQ में शायद 14 या 15, 2014-15 में ये क्वेश्चन था कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, इस ScRNA का एक और नाम है सिग्नल पहचानने वाला, रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, इन शॉर्ट SRP कहते हैं। यस, सही है। बस इतना याद रखो, प्रोटीन को यहां लेके आता है। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम पे ही सब कुछ है, मेन इसी पे है। अगर मैं इनकी ऑब्जर्वेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है, पहले आप ये वाला बना लो, ये वाला लिख लो, या अगर आपने डायग्राम पहले बनाया डायग्राम बना लो। सिर्फ इतनी जगह रखनी है इसको लिखने के लिए, पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाना। बेटा RNA न्यूक्लियस, सारे RNA न्यूक्लियस के अंदर बने, कुछ प्रोटीन लाके जोड़ी, राइबोसोम की सब यूनिट बनी, अब वो सब यूनिट बाहर जाएगी। हाँ हाँ बच्चे, प्रोटीन कहां बनती है, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन बनवाएगा कौन, RNA। ठीक है, क्लियर है। पूछ क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में अभी तक। तो ये तो नहीं पूछ रही कि
प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए और राइबोसोम के लिए प्रोटीन चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं पूछ रही है। हाँ बेटा, नहीं नहीं, अलग अलग जीन से अलग अलग आरएनए बन रहा है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा आरएनए बना दिया काट के ठीक। संजय वहां से खड़ा हो, अलग बैठ, अलग बैठ जल्दी से, 1 मिनट में अलग हो जाओ वहां से, हट वहां से, बात कर रहा है। बच्चे अलग अलग जीन है अलग अलग आरएनए की, ऐसा नहीं कि एक सिंगल आरएनए बनाकर उसको, वहीं बैठ, कोई नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया? अलग अलग जीन है अलग अलग आरएनए की। तू क्या पूछ रही है? एक्चुअल में टी आरएनए और आर आरएनए की हमेशा जरूरत है। प्रोटीन जो है उस हमेशा बननी है कोई ना कोई, तो टी आरएनए और आर आरएनए तो हमेशा बनते रहते हैं। हाँ भाई 1 मिनट, कितने लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होती है? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स? अनदर नेम फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इज हाउस कीपिंग जीन्स। क्या होती है ये? ये भी नहीं पता? गुड, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, नहीं पता तो सुन लिया करो। हमारे पास जो जो हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें एक डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, जो कभी छुट्टी पे नहीं होता, क्योंकि सारा सिस्टम उनके उनको चलाना है। ठीक है, कोई छुट्टी पे है तो इसका मतलब उनमें जो लोगों को नौकरी पे रखा जाता है 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है, या 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही क्या है, सेल के अंदर कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कभी छुट्टी पे नहीं होती, मतलब वो हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाती रहती हैं। ऐसी जीन आर आरएनए और टी आरएनए की होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन कोई ना कोई हमेशा चाहिए। कंट्रोल किसको किया जाता है? जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, मतलब कंट्रोल आप उसको करोगे जिसको छुट्टी अलाउड है। समझ आ रहा है? बोलो, समझ आया? ऐसी जीन जो हमेशा ऑन रहती हैं, जिन्हें कभी ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो कौन है? टीआरएनए और आरआरएनए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। सही है? समझ आया नहीं आया? क्लियर है? तो टीआरएनए आरआरएनए हमेशा बनता रहता है। जो एमआरएनए है वहां पर कंट्रोल डालते हैं कि भाई इसको बनाना है कि नहीं बनाना। नहीं समझ आया क्या? बोलो। ठीक है, क्लियर है? तो आप जो पूछ रहे हो बेटा उसको बता रहा हूं मैं। तो हमारे पास टीआरएनए बनाने की अलग जीन है, आरआरएनए बनाने की अलग जीन है, एमआरएनए बनाने की अलग जीन है। आरआरएनए न्यूक्लियस में बना के उसको कहां लाते हैं? साइटोप्लाज्म में। आरआरएनए को पर लाते कैसे हैं? राइबोसोम की सब यूनिट बना के। आरआरएनए न्यूक्लियस में कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, अगर किसी सेल को ज्यादा प्रोटीन बनानी है तो वो ज्यादा आरआरएनए बना रहा होगा, तो इस वजह से न्यूक्लियोलस ज्यादा बड़ा और गाढ़ा दिखेगा। समझ आ रहा है? एनसीईआरटी पढ़ोगे सेल वाले चैप्टर में, साइज और नंबर न्यूक्लियोलस का वेरिएबल होता है। समझ आया? मान लो ज्यादा आरआरएनए बन गया तो ऐसा लगेगा ज्यादा एरिया में फैल गया वो। समझ आया? तो साइज और नंबर क्या है? वेरिएबल है, किसका? न्यूक्लियोलस का। चेक कर लो भले, एनसीईआरटी सेल वाले में लिखा है। हाँ बेटा, अलग अलग जीन की जरूरत है। जीवन में अलग जीन एक्सप्रेस हो रही है, जी2 में अलग जीन एक्सप्रेस हो रही है, सेम जीन नहीं है। दोनों बार जाएगा, पर एमआरएनए अलग होगा, टीआरएनए तो सेम ही है। अलग क्या होगा? मान लो मैं कहता हूं जी1 और जी2 में प्रोटीन अलग अलग बन रही है, तो कौन सा आरएनए अलग बन रहा होगा? एमआरएनए अलग बन रहा होगा। ठीक है, तो दोनों बार। और आरएनए हमेशा, भाई मना किया मैंने, साथ नहीं बैठना है। नहीं, वहां से खड़े हो जाओ एक जना, पढ़ाई करो बेटा, क्लास चल रही है। मानो मेरी बात अब। आप लोग समझ नहीं रहे हो अभी भी? हाँ, इसी को बोल रहे होंगे। एस आर आर ने कहा लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 5
एस आर आर एन ए वो अलग है, आ रहा हूं उसमें। राइबोसोम की सब यूनिट की फॉर्म में आ रहा है आर आर एन ए। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, अभी आऊंगा उस पर मैं। भाई वो डायग्राम बनाओ, लिख लिया ये? अरे ये लिख लिया? जल्दी बनाओ डायग्राम, जल्दी। डायग्राम खुद से बनाओ तो थोड़ा समझ भी आएगा, जल्दी बनाओ। एग्जैक्ट 4 मिनट है तुम्हारे पास डायग्राम बनाने के लिए, जल्दी बनाओ। और जिन्होंने बना रखा है वो एनसीईआरटी रीड करो। हाँ बेटा आ रहा हूं। हाँ 1 मिनट रुक बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दे, कुछ फायदा नहीं होगा, समय निकल जाता है। हाँ बेटा 1 मिनट रुक, क्या बोल रहा है वो बता। तो ये कोडिंग स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है। यस हाँ बेटा। हाँ तो जो पहले से पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। हाँ कर यूज कर सकते हैं, और जब और चाहिए तो और भेजेंगे। हाँ क्या? ये किताब पेज का बना हुआ है तो पेज पार्ट नहीं है किताब का, है ना? ऐसे ही आरआरएनए से राइबोसोम बनता है। हाँ आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिला के राइबोसोम है। हाँ बेटा बोल बोल जल्दी बोल। क्वेश्चन ना पूछ, हाँ बोल बोल पर पूछ ले। जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस होता है, पढ़ ध्यान से आ जाएगा आंसर। मेल फीमेल का कुछ नहीं है, क्रॉसिंग ऑफ F2 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। देख F1 तो हट ही गया, बी और सी हट गया, ठीक है सुन सही। 1 मिनट रुकना, पूरा हमें पढ़ने तो देख बार। A common test to find genotype of hybrid is crossing of one F2 progeny with female, studying the sexual behavior, crossing of one with F1 और crossing of F2। सी आएगा, सही है। वो क्या बोल रहा है पता है तुझे, क्यों गलत है? पहले देख, खोल दोबारा बताता हूं। देख, क्रॉसिंग ऑफ वन F2 विद फीमेल पेरेंट, हम लोग क्या करते हैं, जो टॉल आता है F1 का उसको क्रॉस कराते हैं किसी से भी। अब इसमें रिसेसिव लिखा नहीं हुआ है। नहीं, इसके इसके जो 4 ऑप्शन है ना, उनमें बाकी 3 ज्यादा गलत हैं। बी वाला स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर क्यों पढ़ना है? बी वाला तो सेक्सुअल बिहेवियर लिखा हुआ है, सी लिखा है उसमें, 2 में F2 लिखा हुआ है, 1 में F1 लिखा हुआ है। F1 पे कर रहे हैं, कर किसी भी सकते हैं, वो ज्यादा गलत है। हाँ बेटा हाँ, जब प्रोटीन बन जाएगी राइबोसोम हट जाएगा। एक mRNA पर कई राइबोसोम प्रोटीन बना सकते हैं। हाँ ठीक है, जब तक वो आरएनए खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। नहीं हमेशा नहीं, कुछ में तो लगे ही रहते हैं वो, और कुछ में साइटोप्लाज्म से लेकर वहां लगाते हैं। हाँ ठीक है, और पूछो। हाँ HNRNA से mRNA बनना, हर एक इंट्रॉन की वजह से है ना। अगर एक ही चीज होती उसमें तो होमोजीनस होता, 2 चीजें हैं तो हेट्रोजीनस है। हेट्रो का क्या मतलब होता है? अलग अलग। हाँ बेटा, चार्ज का मतलब होता है उस पर क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड, जिस पर अमीनो एसिड लग गया वो चार्ज हो गया। इसमें उसमें क्या फर्क है? अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड लगने की वजह से चार्ज कह रहे हैं। हाँ भाई पूछो। भाई 60S बड़ी सब यूनिट है छोटी सब यूनिट, तो 60 इन दोनों में से, ये आरआरएनए, ये रहा येलो कलर, प्रोटीन है सॉरी, प्रोटीन और आरआरएनए।
हाँ, नहीं नहीं, ये जब लेकर आता है ना तो ये वहीं वहीं जुड़ेगा जहां AUG होगा। इस पर और भी कोड है, तो ये जुड़ेगा कहां पर, जहां पर वो फिट हो जाएगा ना उसमें, उस तरीके से। हाँ, RNA प्लस प्रोटीन से राइबोसोमल सब यूनिट बनती है। अरे बना लिया, 1 मिनट रुको। राइबोसोम दो चीजों के मिलकर बना हुआ है, एक RNA प्लस प्रोटीन। RNA न्यूक्लियस में बना है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनी है, वो अंदर आएगी, दोनों मिलके सब यूनिट बनाएंगे, सब यूनिट मिलके राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बनेगा। सब यूनिट कहां बनती है, न्यूक्लियस में। राइबोसोम असेंबल कहां होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और कब जुड़ता है, प्रोटीन। कौन सा मिनरल चाहिए, लिख लिया, जल्दी करेंगे, मैं इसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। अरे बच्चे, तुझे ये कलर कैसा दिख रहा है, रेड, और ये दो कलर हैं, इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हैं उसमें, इसलिए उसको हेट्रोजीनस कह रहे हैं। इसमें एक ही चीज है, इन मैक्सॉन, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दो चीजें हैं, दो होने की वजह से उसको हेट्रोजीनस कह रहे हैं। होमोजीनस का क्या मतलब होता है, एक ही चीज। ठीक है, तू कह रही है नहीं कोड ही होते हैं, मैं कह रहा हूं दो अलग अलग चीजें हैं। और बताओ, है, अरे अभी आ रहा हूं, ये नहीं करना, मैं तुम्हें जो जो बातें बताई वो आ गई समझ, पहले बताओ बस। अभी तो ये पढ़ाना है टॉपिक, ये तो चित्र बनाया अभी सिर्फ। चले अगली लाइन लिखेंगे, चलो जल्दी फास्ट। अब मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, लिखेंगे सब लोग जल्दी से। संजय लिख लिया बेटा तूने, जल्दी बना। भास्कर एनसीईआरटी पढ़ फटाफट से। हाँ, आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं, सब बताऊंगा अभी, बस 1 मिनट रुक जा, आज ये टॉपिक पूरा कराना है इसको। इससे बेटा श्योरली एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बना लिया डायग्राम, साथ के साथ लिखना चालू करेंगे जो जो पॉइंट्स में लिख रहा हूं। डिक्टेट करूं, लिखोगे, लिख लोगे, बोल लिखूं मैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैं यहां से बोल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नीचे लिखो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे करके लिखो उसमें, ताकि आपको याद रहे, नहीं तो ये याद नहीं आएगा कुछ भी। सबसे पहले लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो, लिखो जीन फॉर, जीन, जीन जीन भाई, जीन फॉर tRNA एंड rRNA, जीन फॉर tRNA एंड rRNA, जीन GENE वाला जीन, हाँ, जीन फॉर tRNA एंड rRNA ऑलवेज एक्सप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो कॉन्स्टिट्यूटिव, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, है कॉन्स्टिट्यूटिव, हाँ लिख देता हूं इसकी, हाँ ठीक है, जीन फॉर rRNA एंड tRNA इज कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ऑलवेज एक्सप्रेस। कॉन्स्टिट्यूटिव समझ में आ गया, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो, लिखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, tRNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA give 1 degree structure, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA give 1 degree structure, फिर एरो बना के लिखो 2 डिग्री, एरो बना के लिखो 2 डिग्री, फिर एरो बना के लिखो 3 डिग्री, सही है।
and this 3-degree structure move from this 3-degree structure, कहां से कहां मूव किया है? हाँ, मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, किसके थ्रू? हाँ, मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सही है, ठीक है। अगला पॉइंट, थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लिखो टीआरएनए हैव कोड अपोजिट टू एमआरएनए। सही है, टीआरएनए हैव कोड अपोजिट टू एमआरएनए। अपोजिट समझ में आता है? अपोजिट टू एमआरएनए, नोन एज एंटीकोडोन, उसको क्या बोलेंगे? एंटीकोडोन बोलेंगे। यूज टू रीड, क्या यूज करेंगे इसका? इसी में लिखेंगे यूज टू रीड कोड ऑन एमआरएनए, भाई टीआरएनए पर कोड है अपोजिट टू एमआरएनए, उसे एंटीकोडोन कह रहे हैं। उसको यूज करते हैं किसका कोड रीड करने के लिए? एमआरएनए का। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद लिखो टीआरएनए व्हेन चार्ज्ड। अगला पॉइंट, टीआरएनए व्हेन चार्ज, टीआरएनए जब चार्ज है, व्हेन चार्ज, अमीनो एसिड ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक, कोई भी नहीं उठ के जुड़ जाएगा। हाँ, ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक, अमीनो एसिड ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक, ब्रैकेट क्लोज, स्पेसिफिक, अटैच एट 3' एंड, अटैच एट 3' एंड। सही है, 3' एंड कहां पर? साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोलो सही है। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, लिखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ऑल्सो गिव एचएनआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ऑल्सो गिव एचएनआरएनए। ठीक है, ब्रैकेट में नाम लिखो उसका पूरा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, बेटा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ऑल्सो गिव एचएनआरएनए, ब्रैकेट में लिखो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कोई दिक्कत है किसी को? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, कौन सा आरएनए? न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, विच इज मॉडिफाइड, ब्रैकेट में लिखो, मॉडिफाइड के ब्रैकेट में लिखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या लिखोगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ब्रैकेट क्लोज। मॉडिफाइड ब्रैकेट में क्या लिखना है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इनटू, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इनटू एमआरएनए। भाई एचएनआरएनए इज मॉडिफाइड इनटू एमआरएनए, मॉडिफिकेशन के ब्रैकेट में लिखा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब एमआरएनए क्या होगा? बाहर आएगा और कोड देगा ट्रांसलेशन के लिए। लिख लो इस बात को, एमआरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस, एमआरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एमआरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एमआरएनए कहां से कहां मूव किया है? मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन, एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव किया है फॉर ट्रांसलेशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब सुनो सब लोग ध्यान से। हाँ, यहां पे दो चीजें बता रहा हूं। जब हम इंसुलिन बनाते हैं
तो वहां पर मॉडिफिकेशन लिखी है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, वो साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां होगी? न्यूक्लियस में, क्योंकि वो न्यूक्लियस में हो रही है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां होगी? साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इधर देखेंगे ध्यान से, प्रोकैरियोट में ये न्यूक्लियस नहीं है, पहला पॉइंट, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोट में एमआरएनए डायरेक्टली बनता है, सही है, एमआरएनए डायरेक्टली बनता है। अब जरा सुनना ध्यान से, यूकैरियोट में प्रोटीन बनाने को लेके 4 स्टेप हैं, उसके बाद ही प्रोटीन बन पाती है। पहला एचएनआरएनए बनाना, पहला। दूसरा इसको मॉडिफाई करना, तीसरा मॉडिफाई वाले को बाहर लाना, और चौथा स्टेप है उससे प्रोटीन बनाना। अगर मैं किसी एक भी स्टेप को रोक दूंगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, सही है? किसी भी एक स्टेप को रोक दूंगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। जब हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो रहेगा, उसमें बताएंगे कि यूकैरियोट में 4 लेवल पर कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्शन पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, और ट्रांसलेशन पे। पहला ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन। सही है? ठीक है। अगली चीज सुनेंगे, प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, तो मॉडिफिकेशन गायब, न्यूक्लियस नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट गायब, सही है? तो प्रोकैरियोट में जीन को 2 ही लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, सही है, या तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन हो गई, या तो ट्रांसलेशन होगी या नहीं होगी। क्लियर है? तो यूकैरियोट में प्रोटीन 4 लेवल पे कंट्रोल हो सकती है, और प्रोकैरियोट में 2 लेवल पे। अगली बात सुनेंगे मेरी बात, यूकैरियोट में ट्रांसलेशन लेवल पर कंट्रोल होती है। यह बात कैसे हम बोल रहे हैं सुनना। आप अगर ध्यान से देखो, आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है? 2 ऑप्शन है, या तो मैंने जरूरी आरएनए उसको बना के दे दिए और फिर न्यूक्लियस हटा दिया। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने आरएनए से प्रोटीन बना दी और उसको दे दी 120 दिन के लिए। मान लो मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हें आरएनए बना के दे जाता, न्यूक्लियस ने कहा मैं तुझे आरएनए बना के दे जाता हूं, तू प्रोटीन बना लियो अपने आप से, ठीक है? तो वहां पर एकमात्र लेवल कंट्रोल बच जाता है ट्रांसलेशन, बाकी के ऊपर के 3 गायब हो गए। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल, आप लोगों ने वो पढ़ा था कि जीन जो कोई चीजें कंट्रोल करते हैं हम लोग, जब रिसेप्टर सरफेस पे होता है प्रोटीन हार्मोन का, सही है, वो अंदर जाके किसी एंजाइम को एक्टिव करता है, सही है, अंदर जाके किसी एंजाइम को एक्टिव करता है। वहां पर भी आप ट्रांसलेशनल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब स्टीरॉयड और हार्मोन एंटर करता है तो वो सीधे न्यूक्लियस के अंदर जाता है, सही है, तो वो कोशिश करता है मैं कौन से लेवल पे कंट्रोल करूं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ठीक है, ये वाली बात कम समझ आई, इसको बाद में करेंगे। अभी आपको ये वाली बात समझ में आ गई कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, बेस्ट प्लेस है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, बताता हूं क्यों। आप एमआरएनए बनाकर उसे वेस्ट करो, इससे अच्छा बनाओ ही मत, सही है? लेकिन आपको यह पता है कि हां आगे जरूरत पड़ेगी, फिर बना लो। समझ आया नहीं आया? बोलो। मान लो आपको खाना नहीं बनाना है तो सब्जी मत काटो, सही है, दाल मत, वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है सामने बनाना है, काट के रख लो। इसीलिए कंट्रोल ट्रांसलेशन पर भी रहता है। क्लियर है? सही है। पर मेन कंट्रोल बैक्टीरिया को हमेशा ट्रांसक्रिप्शन पर दिया गया है। रीजन क्या है? बैक्टीरिया के पास चैम्बर नहीं है, बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जब सब कुछ एक ही चैम्बर पे होना है तो बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होगा, सही है? मूवी देखते हो ना कि वो लोग कुछ टेररिस्ट हैं, उनको जहां वहीं पकड़ लो, बाद में वो सिटी में निकल गए, फिर पकड़ में नहीं आएगा, सही है? मतलब आरएनए निकल गया ना एक बार, साइटोप्लाज्म में फैल गया, फिर पकड़ना मुश्किल है, बनने ही मत दो। मैं कंट्रोल पढ़ा रहा हूं तो कुछ और बात कर, ठीक है, सही है। चले लिखे आगे, कुछ पॉइंट से बोलता हूं। क्या है हमारे पास? ठीक है,
अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो आर आर एन ए सिंथेसाइज, अगला पॉइंट लिखना है आर-आर-एन-ए सिंथेसाइज हाँ क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। आर-आर-एन-ए सिंथेसाइज, आर-आर-एन-ए सिंथेसाइज inside nucleolus, rRNA synthesize inside nucleolus, rRNA synthesize inside nucleolus, ठीक है। rRNA को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं किसके अंदर, इनसाइड न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्लियर है, ठीक, इनसाइड न्यूक्लियोलस। उसके बाद लिखो, लिखो आर-आर-एन-ए कंबाइन विद, कॉमा करके लिख लो, आर-आर-एन-ए कंबाइन विद प्रोटीन, आर-आर-एन-ए कंबाइन विद प्रोटीन, क्या बनाएगा, टू फॉर्म राइबोसोम सब यूनिट, आर-आर-एन-ए कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम सब यूनिट, क्या बना रहा है, राइबोसोम की सब यूनिट बना रहा है, क्या बना रहा है, राइबोसोम की सब यूनिट बना रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, राइबोसोम की क्या बना रहा है, सब यूनिट बना रहा है, ठीक है। बेटा ये पेन है ना, इधर रबड़ लगा दे, इधर से मिटो लेंगे, इधर से लिख लेंगे, क्यों क्यों परेशान है। आर-आर-एन-ए बड़ा है अच्छा खासा, कैटलिस्ट की भी इधर, और सब यूनिट बनाना तो उसका स्ट्रक्चर है, काम तो करेगा कुछ, लिखोगे अगला, लिखो, लिखो राइबोसोम सब यूनिट, राइबोसोम सब यूनिट्स, अगला लिखेंगे, इसी में लिख लेंगे, राइबोसोम सब यूनिट्स कहां मूव करेंगी, हाँ, राइबोसोम सब यूनिट्स मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, राइबोसोम सब यूनिट मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ही है न्यूक्लियस, ठीक है, ये और आया भाई, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, कम सवाल पूछोगे, है ना, बन गया भाई वो राजा, इधर पढ़ ले, लिखो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, हाँ बस, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड कंबाइन ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस है, देखा क्या है, तो राइटिंग गंदी है, देखा इसकी भी गंदी है, राइबोसोम सब यूनिट मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड कंबाइन ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं साइटोप्लाज्म में क्या दिखेगा, राइबोसोम या राइबोसोम सब यूनिट, राइबोसोम सब यूनिट, राइबोसोम हमेशा एमआरएनए के साथ दिखेगा, क्लियर है, अकेला नहीं मिलेगा, अकेला राइबोसोम नहीं मिलता है, आ जाओ, आर-आर-एन-ए इसकी डिटेल देख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान रखो, अब टाइप ऑफ आरएनए डिटेल में पढ़ रहे हैं, और यहां से एक बहुत, यार कितनी बात करते हो तुम लोग, भाई पढ़ लो प्लीज, इधर देखो, पढ़ लो भाई, आज समोसा मिल सकता है, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, इकोलॉजी ऑनलाइन करेंगे नहीं तो, चुपचाप पढ़ लो, पढ़ो चुपचाप, यार प्लीज पढ़ो, 1 मिनट चुप हो जाओ, इधर पढ़ो, बोर्ड पे ध्यान दो, देखो इधर, 1 मिनट सुनो ध्यान से, हमारे पास जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको सुनो और उसको लिखेंगे अब। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 70s राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या है, 80s होता है। तो जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं साथ के साथ लिखेंगे, हमारे पास क्या है,
आरआरएनए कैसे काम करता है? एक्ट एज कैटलिस्ट, यस, एंड उसका स्ट्रक्चरल रोल है। कैसा रोल है? स्ट्रक्चरल रोल है। पहला पॉइंट ये हो गया, मत बोलो। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि हमारे पास 70s राइबोसोम कहां प्रेजेंट है? 70s राइबोसोम कहां प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में और ऑर्गेनल्स में। प्रोकैरियोट्स में कहां पर? साइटोप्लाज्म, यस, और हमारे पास ऑर्गेनल्स में है। और कहां है? ऑर्गेनल्स में है। 80s राइबोसोम कहां है? ये कहां पर है बेटा? यूकैरियोट्स में। प्लीज ध्यान से पढ़ें प्लीज, यूकैरियोट्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। हमारे पास मैं 2 सब यूनिट्स बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। हमारे पास सबसे पहले मैंने ये सब यूनिट बनाई है, छोटी वाली सब यूनिट है, और यहां पर ये बड़ी सब यूनिट बनाई है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या है, ये बड़ी सब यूनिट बनाई है। ये मैं प्रोकैरियोट्स के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये प्रोकैरियोट्स के लिए बनाई है, और ये वाली मैंने प्रोकैरियोट्स का 30s बनाया। इधर देखो सब लोग, ये मेरे पास 30s है, तो ये कौन सी हो गई? स्मॉल हो गई, सही है। और ये मेरे पास 50s है, ये कौन सी हो गई? लार्ज सब यूनिट हो गई। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ध्यान सुनेंगे, जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो मेरे पास कंबाइंड 70s राइबोसोम है। यस, 70s राइबोसोम आपको तब दिखेगा जब ये एमआरएनए पे होगा। ये लाइट क्यों ऑफ किया यार किसने? यार देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, एक अगर आप लोग नहीं सीरियस पढ़ रहे हैं तो टॉपिक छोड़ा भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। प्लीज ध्यान से पढ़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्लीज सीरियस रहो, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो अभी। क्या लग रहा है कि नहीं अगली बार भी कुछ देख सकते हैं, इससे खराब सिचुएशन रहेगी अगली बार, और हर बार खराब ही होती है, अच्छी कभी होती नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं प्लीज सीरियस रहो। इधर ध्यान दो, यहां पर 30s है, यहां पर क्या है? 50s है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इसका आरआरएनए पढ़ना है, इनके आरआरएनए जानने हैं। 30s में मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, 30s में मेरे पास 16s का आरआरएनए होता है। यस, और साथ में कुछ प्रोटीन्स होती हैं। यस, मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर कुछ आरआरएनए है और साथ में मेरे पास ये कुछ प्रोटीन्स है। ऐसे ही मेरे पास यहां पर कुछ आरआरएनए है और साथ में हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स है। साथ में हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको मिला के हमारे पास क्या बन रहा है? राइबोसोम बनता है। अब मेरे पास 50s जो है, उसमें कौन सा एस का राइबोसोम होता है ये सुनो। उसमें एक होता है 23s आरआरएनए और एक होता है 5s आरआरएनए। उसके साथ इनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स के नंबर हमें नहीं याद करने यहां पे। क्लियर है? ये कौन से राइबोसोम के लिए बनाया बताया मैंने? 70s के लिए। किसके लिए बताया मैंने? ये 70s के लिए, जो किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट में। किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? प्रोकैरियोट्स के कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ऑल दो ऑर्गेनल में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और प्लास्टिड में भी। अब इधर आ जाओ ध्यान से। हमारे पास ये एक है, ये मान लेते हैं क्या हमारे पास? ये मान लो 40s है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 60s है। ठीक है, ये 60s है। इसमें भी हमारे पास ये आरआरएनए है। इसमें हमारे पास 3 तरह के आरआरएनए हैं ये, और उसके अलावा इसमें ये प्रोटीन्स हैं। ऐसे इसमें भी मेरे पास क्या है? प्रोटीन्स है। ऐसे हुआ स्ट्रक्चर है। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? इसको नाम दे रहा हूं 40s और इसको दे रहा हूं 60s। दोनों को जोड़ के हम लोग क्या लिख रहे हैं? दोनों को जोड़ के हम क्या लिखेंगे? 80s लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं? 80s लिख रहे हैं दोनों को जोड़ के। ठीक, अब देखो 40s में
मेरे पास इसमें भी आरआरएनए, इसमें भी प्रोटीन, आरआरएनए प्रोटीन है। देखो इसमें मेरे पास 18s है, जैसे इसकी स्मॉल वाली में क्या था 16 है, इसमें क्या है 18s। इसमें मेरे पास 28s है, 5.8s है और 5s है। तीन तरह के आरआरएनए है इसमें। कौन कौन सा? 28s, 5s और 5.8s। कौन सा दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको? 5s। 5s दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें भी प्रोटीन्स हैं और इसमें भी प्रोटीन्स हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि इनके नंबर मिला के कंबाइन 80 हैं। कंबाइन नंबर कितना है? 80 टाइप की प्रोटीन है। इसका 80s से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका 80s से कुछ लेना देना नहीं है। मान लो इन दोनों की कंबाइन प्रोटीन, इसकी और इसकी, अराउंड 53 होती है। पहले हम लोग ऑफलाइन जब थे 2012-13 में, तो ये नंबर्स करवाते थे, पुराने बुक्स वगैरह में था। अभी एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नंबर लिखा हुआ है, और शायद 2022 का ही नीट का पेपर था, 22-23 में नीट का पेपर था। कुछ टीचर भी लगे हुए थे उसमें, पूरी कोशिश कर रहे थे सॉल्व करने की लाइव इसको, और वो है वीडियोस। तो उनको पता नहीं था ये एनसीईआरटी में। आपको कहां दिखेगा? जो ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में चेक करो एक बार फटाफट से, ये दिया हुआ है जहां ट्रांसलेशन दे रखा है, ट्रांसलेशन के सेकंड पेज पे ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं, लास्ट में आएगा। हाँ यहीं पे जहां राइबोसोम का डायग्राम बना है, ये जो चित्र बना हुआ है इस वाले पेज पे देखो, 80 प्रोटीन मिला किसी को? यस। ये नीट में डायरेक्ट आया था, ये नीट में क्या था, एग्जैक्ट डायरेक्ट आया था कि कितने टाइप की प्रोटीन होती है। अब इधर सुनो ध्यान से। हाँ बेटा, हाँ वो भी तो करा रहा हूं, पूछेगा, आ रहा हूं, रुक जा 1 मिनट, रुको सारे। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं मैं बताता हूं। यहां तक समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको यहां क्वेश्चन दे दूं कि क्वेश्चन दे दूं ईस्ट में, ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन ये है आपके पास कि ईस्ट में, क्वेश्चन ये है कि ईस्ट में हमारे पास कौन सा ईस्ट है, उसमें एब्सेंट है, एब्सेंट है ए, यहां पर लिखा है मैंने HNRNA। बी मैंने लिखा है 5S RRNA। मैंने लिखा है 28SRRNA। और मैंने यहां पे बात करी है ईस्ट के साइटोप्लाज्म की। ईस्ट के किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म की। मैंने यहां पर लिख दिया है 5.8SRRNA, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 23SRRNA। ये वाला हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन इसका। आपको ये याद करना है कि ये यूकैरियोट्स में है, उसमें ये चार किसमें? यूकैरियोट्स में, 1 2 3 4। ये तीन प्रोकैरियोट्स में। कौन कौन से तीन? 16S, 5S। अब सुनो ध्यान से सब लोग, बोर्ड पे देखो। 16SRRNA को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस यूज किया था कार्ल बूस ने, ठीक है, 16SRRNA को। अब जरा देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। सिंगल टाइप का क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। किसके लिए? फॉर ऑल आरएनए। जितने भी आरएनए आपको बनाने हैं, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल एक नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। वो सारे टाइप के आरएनए बनाता है। कौन कौन सा? वही एमआरएनए बनाता है, वही बनाता है आरआरएनए। आरआरएनए में कौन सा? 5S 16 है, सॉरी 5S 23S और 16S। तीसरा मेरे पास टीआरएनए। मतलब क्या हुआ? ई कोलाई में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनए बना देता है। सही है? सारे टाइप में ये तीन भी तो आएंगे। समझ आया? बोलो।
प्रोकैरियोट्स में उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में क्या कहानी है सुन लो। यूकैरियोट्स में 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। उनको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 ऐसे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2, नाम है इनके। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, अलग अलग टाइप के। आरएनए पॉलीमरेज 3, मेरी बात समझो ध्यान से। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, ये बनाता है एचएनआरएनए ऐसे। तो आप इसको याद कैसे करोगे? आप इसको याद कैसे करोगे? RH T 1 2 3। अब यहां पर ध्यान रखने की बात, ये मेरे पास आरआरएनए है। आरआरएनए में इनमें से 3, 1 2 और 3, ये छोड़ के कौन कौन सा है? 28S, 18S, 5.8S। यहां तक कोई दिक्कत है? 28S, 18S, 5.8S। ये क्या है? HNRNA। ये क्या है? tRNA। tRNA के अलावा 5S यहीं बनता है। उसके अलावा ScRNA भी यही बनाता है, SNRNA भी यही बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA के अलावा ये जो 5S वाला है ये बनाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि न्यूक्लियस में ना बनने वाला आरआरएनए 5S आरआरएनए है। क्या समझ आई किसी को? आरएनए पॉलीमरेज हमने कैसे याद किया है यूकैरियोट्स में? 1 2 3 RH T। आरआरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 1। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। वो सारा आरएनए बनाता है 5S को छोड़ के, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये वाला होगा, एचएनआरएनए वाला। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाएगा, सही है। उसके साथ वो क्या करता है? वो 5S बनाता है। इसका मतलब 5S की जो जीन होगी वो न्यूक्लियस के वहां ना होके बाहर होगी। समझ आया? ये है रियल कॉन्सेप्ट इसका, ये इसीलिए पढ़ाया जाता है सारा। आपको क्या कितने आरएनए हो गए? 1 2 3 4, इसमें कितने? 3। यस बच्चे, ये याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लो अभी। 1 2 3 RH T, आरआरएनए, HNRNA, tRNA। इनके अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन देने हो मुश्किल, तो ऐसे आएगा कि मीजोफिल सेल नॉट हैव, हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1। सेकंड हम लिख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज 2। थर्ड लिख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। फोर्थ लिख रहे हैं एचएनआरएनए, नहीं सॉरी, फोर्थ हम लिख रहे हैं, रुक जाओ, फोर्थ हम लिख रहे हैं 23S आरआरएनए इन साइटोप्लाज्म। इसको सेकंड कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए। ये बनाएगा एचएनआरएनए। 23S आरआरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, अगर होगा भी तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि 23 के एस किस में होता है? 70S यूकैरियोट में कहां मिलता है? समझ में आया नहीं आया? बोलो, सही है, क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि जो 5.8S आरआरएनए कौन सा पॉलीमरेज बना रहा है। या ये देखो mRNA इन ई कोलाई कौन बना रहा है? सिंथेसाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 और सिंपल पॉलीमरेज। क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है देखो बेटा, ये सेकंड, ये थर्ड,
ये फोर्थ। तो आरएनए पॉलीमरेज ही ई कोलाई में सारे टाइप के आरएनए बनाता है। ये किसमें है? यूकैरियोट्स में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके मुश्किल वाले। हाँ, मीजोफिल क्या है? लीफ है, यूकैरियोट है। मीजोफिल में क्या नहीं होगा? साइटोप्लाज्म में लिखा है। 23S आरएनए किस में मिलेगा? राइबोसोम में। कौन से वाला? 70S। 70S कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। यहां क्या लिखा है? सही है, इसलिए गलत है। बनाओ इसे जल्दी। आरएनए पॉलीमरेज 2 HNRNA बनाता है। वो अभी कौन पूछ रहा था? वो कौन सा 5S मिल गया भाई तुझे? समझ में आ गया जो पूछ रहा था? हाँ। अभी एक कोई पूछ रहा था कि प्रोकैरियोट्स में वो लाइन थी, वो ये रही जो। बनाओ जल्दी से, प्लीज जल्दी लिखें। हाँ बेटा। 23। 23S RRNA कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इसमें। इसमें ये वाला करेगा और इसमें 28 करेगा। दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग काम करेगा। हाँ बेटा। तेज बोल। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए। कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में चाहिए 0.002 मोलर के पास पास होती है बेटा। ये बॉटल में प्लास्टिक जो है वो क्या काम कर रहा है? एक तो इसे इनर्ट बना रहा है, एक स्ट्रक्चर भी तो बना ही रहा है ना। हर चीज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर बना रहा है। हाँ, लेडरबर्ग भी पढ़ ले अब। लिख लिया बेटा? इसमें भी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं। पहला टीआरएनए का क्या है हुआ? प्रोसेसिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपैरिजन अमाउंट ऑफ डीएनए पे। क्वेश्चन 2021-21 में आया था कि कौन सा आरएनए का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आरआरएनए है। एमबीक्यूटी तो उसमें है जेनेटिक कोड में है। तो क्यों पूछ रहा? अभी कहां कराया? एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी मतलब जब क्लियर नहीं है, जैसे एनटीए। ठीक है। हाँ, उसकी बातों में एम्बिग्यूटी होती है। आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। हाँ, ठीक है, बना लो। जल्दी करो बेटा। लिख लिया सबने? हो गया? हाँ हाँ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ बोल बोल। हाँ,
कहाँ, ये भी पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा। तो उसके पीछे क्यों पड़ गया है? हाँ, एक मिनट रुक। ये तो ये तो क्या है, चीज जोड़ने के बाद जो वेट आता है वो स्मॉल और लार्ज है, साइज के हिसाब से है वो तो। दोनों मिलके कंबाइन वेट आता है, उसको स्वेडबर्ग कांस्टेंट में नापते हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट रुक, बताता हूँ। हाँ बेटा, एमआरएनए नहीं बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ ही जाए कि यूकैरियोट्स में एमआरएनए कौन बनाएगा, तो फिर 2 ही मार्क करेंगे। सही है? यस। इधर देखो, अरे इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे सुनो, पिटाई कर दो नहीं 2 दिन की पे। ये मेरे पास मान लो प्रोटीन्स है बहुत सारी, ये मैंने इसके साथ एक आरआरएनए जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। आरआरएनए प्रोटीन मिलके राइबोसोम की सब यूनिट बनती है। अब वो छोटी और बड़ी क्या है, उसका वेट है एक्चुअल में, जो हम किस में नापते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। ये बात समझ में आ रही है? तो फिक्स ये है कि कौन सी टाइप की प्रोटीन से कौन सा आरआरएनए मिक्स होके क्या, ये फिक्स है चीजें। क्लियर है? कि जैसे ही मान लो हमने लिखा कितने टाइप की प्रोटीन, 80 टाइप की प्रोटीन, तो राइबोसोम में 80 टाइप की अलग अलग छोटी छोटी प्रोटीन और आरआरएनए मिलकर पूरा एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। सही है? उसमें से कुछ प्रोटीन छोटी सब यूनिट में है और कुछ बड़ी में। हमें उनके कभी नाम, टाइप, नंबर, हमें सिर्फ नंबर याद करना है, वो भी सिर्फ यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में कुछ 51 या 53 टाइप की होती है दोनों की मिला के, वो नहीं करना हमने। हमें याद करना है कि प्रोकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए हैं, 16S, 23S, 5S। सही है? क्लियर है? उसमें से 23S एज अ कैटलिस्ट काम करता है। इसका मतलब जो कैटलिस्ट है वो लार्ज सब यूनिट पे कि स्मॉल पे? लार्ज पे है। सही है? यहां पर 28S काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, यहां भी लार्ज पे है। क्लियर है? कौन सा आरएनए दोनों में कॉमन है? 5S। क्लियर है? 5S। सही है? बोलो। ठीक है भाई? हाँ, लिख लिया? याद करो पहले, ये भूल जाओगे, जल्दी याद करो। याद हो गया? बढ़िया। RH-T123 2022-23 में क्वेश्चन आया ये कि टीआरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। हाँ, एक्चुअल में टॉपिक इतना बड़ा है, सुनो मेरी बात सुनो। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक टाइप ऑफ आरएनए है, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन उससे ज्यादा आएगा। समझ आ रहा है? इसमें कोई डिस्कवरी नहीं करी मैंने। हाँ बता। है? किससे ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन आए? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है बड़ा चैप्टर है, तो ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए। 2 रीजन है ज्यादा क्वेश्चन आने के, 2 रीजन है ज्यादा क्वेश्चन आने के। एक, चैप्टर बड़ा होना चाहिए, दूसरा करंटली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एनिमल किंगडम ट्रेडिशनल जूलॉजी है, समझ है? बड़ा चैप्टर पर कम क्वेश्चन है। सेल बायो, जेनेटिक, सेल साइकिल रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, और बड़े चैप्टर भी हैं, तो जो बड़े चैप्टर से लॉजिकली ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ बेटा, जल्दी लिख। मेरा हाँ, ठीक है, उतना तो चलता है, कोई बनाने दे यार। आ जाओ, एमआरएनए पढ़ेंगे, जल्दी हेडिंग डालो। एमआरएनए पढ़ेंगे, बोर्ड पे देखो सारे। बेटा प्लीज 15-20 मिनट ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तो टुकड़े इसके छूट जाएंगे और आपको चीजें समझ नहीं आएंगे। इसमें 2 छोटे टॉपिक बताने हैं आपको, सुन लो भाई, सुने सब लोग। इसमें 2 छोटे टॉपिक बताने हैं, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं सीडीएनए बता दूंगा, नहीं तो मैं टॉपिक खा जाऊंगा। ठीक है? मैं सीडीएनए नहीं बताऊंगा। और आपने सीडीएनए कहां पढ़ा है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एडीए वाले में।
एडिनोसिन डीएमिनेज में, वहां आपने सीडीएनए वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। इधर सुने ध्यान से, अब चुप, दोनों चुप, इधर देखो। बस सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। पहली स्टेटमेंट ये लिखी है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए डायरेक्टली आरएनए में कन्वर्ट होता है, किसमें, एमआरएनए डायरेक्टली बनता है। यूकैरियोट्स में पहले एचएनआरएनए बनता है, जिसमें हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स हैं जो क्या है, कोडिंग है, नॉन कोडिंग है। अगर नॉन कोडिंग होता तो फिर आता क्यों आरएनए में। इंट्रॉन्स की डेफिनेशन सुनो। इंट्रॉन्स क्या है, जो नहीं आता प्रोसेस आरएनए में, नॉट कम इन प्रोसेस्ड आरएनए, सही है, प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आता। कोडिंग था इसलिए आया है। एक्सॉन किस में आएगा, कम इन प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड का मतलब होता है प्रोसेसिंग के बाद। तो होता ही है बेटा, ध्यान सुनेंगे, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए है, डीएनए पहले जो आरएनए बनाता है उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में जो ये रेड कलर से दिखा है ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है। इंट्रॉन जो है वो एमआरएनए में नहीं आता, ठीक है, एक्सॉन प्रोसेस आरएनए में आता है। समझ में आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग है आरएनए में। डीएनए में कोडिंग था तभी तो आरएनए में आया, समझ आया, कोडिंग मतलब आरएनए बनाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये किस में आ गया बेटा, प्रोसेस आरएनए में आ गया, कौन, एक्सॉन। अब क्या है हमारे पास, 3 स्टेप होते हैं प्रोसेसिंग के। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, किसमें, प्रोसेसिंग में। क्या नहीं समझ आया बेटा, सुन ध्यान, पहले सुन ले पूरा फिर बताता हूं, रिपीट करूंगा इस बात को। ये डेफिनेशन तब बनेगी जब हम यहां पहुंच जाएंगे, तो पहले यहां पहुंच जाते हैं फिर दोबारा बताऊंगा डेफिनेशन। एक बार सुनेंगे सब लोग। हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, उसमें एचएनआरएनए नहीं बनता, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स में रिक्वायर नहीं है। इस बात में कोई डाउट है किसी को, इस बात में तो कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि एचएनआरएनए जो बनता है उसके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है कि मैं 5' एंड पर, 5' एंड पर एक बेस, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूं। एक मैं क्या ऐड करता हूं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूं। क्या ऐड कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा हूं। किस पे ऐड कर रहा हूं मैं, 5' एंड पर। ये चीज समझ में आ रही है। 5' एंड पर मैं एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड जब ऐड करते हैं हम लोग, जब न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करते हैं किस पर, 5' एंड पर, समझना ध्यान से। 5' एंड पर हम एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, वो क्या है समझो, जीटीपी सबको पता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उस गुआनिन पे 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। गुआनिन पे कहां कहां नाइट्रोजन है, N1 N3 N7 N9। 7th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है ना, उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं 5' एंड पर जो ऐड करता हूं वो ये है 7 मिथाइल जीटीपी, जोड़ने लाता हूं जीटीपी, जुड़ता एमपी है, सुनना ध्यान से। तो इस 5' एंड पर, इस 5' एंड पर मैंने एक कैप जोड़ दी है। ये जो कैप है ना, ये कैप बेसिकली क्या है, ये कैप हमारे पास क्या है बेसिकली बेटा, ये कैप जो है हमारे पास वो ये है, दिस इज कैप, दिस इज कैप। कैप क्या, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया है। कौन से उस पे जोड़ा है बेटा हमने, 5' एंड पर। तो 5' एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया है जिसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जुड़ेगा क्या, मोनोफॉस्फेटी, पर जुड़ने ट्राइफॉस्फेट आएगा। जीटीपी और 7 मिथ जीटीपी में फर्क क्या है, पता चल गया। 7th पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा है गुआनिन पर, जहां नाइट्रोजन है ना वहां पर। दूसरा स्टेप है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है काटना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, एंड एक्सॉन्स को क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। एक्सॉन्स को क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। तो स्प्लाइसिंग क्या है, ध्यान देंगे, स्प्लाइसिंग का मतलब है
हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को क्या करेंगे, एक्सॉन्स को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो एक्सॉन्स को, मेरी बात सुने ध्यान से, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देंगे। क्लियर है? आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इंट्रॉन्स को हमने रिमूव कर दिया, एक्सॉन्स को हमने आपस में जोड़ दिया। अब मैं यहां पर क्या बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। मैं ऐसे करने के लिए मुझे इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया, ये इंट्रॉन्स है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्सॉन है, ठीक है, ये इंट्रॉन है और ये मेरे पास एक्सॉन है। मैंने यहां पर इंट्रॉन को ऐसे फोल्ड कर दिया, ये एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन, ये मेरे पास एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। जब मैंने यहां पर एक्सॉन को जोड़ दिया आपस में, तो मेरे पास ये प्रॉपर आरएनए ऐसा बन गया। तो मैंने इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया। स्प्लाइसिंग करने के लिए मुझे कुछ एंजाइम चाहिए होगा, वो एंजाइम आरएनए प्लस प्रोटीन है। मैं फिर रिपीट करता हूं, राइबोजाइम सिर्फ राइबोसोम में नहीं है। राइबोजाइम का मतलब होता है आरएनए एक्ट एज एंजाइम। वो आरआरएनए भी हो सकता है, कोई और आरएनए भी हो सकता है। एक एग्जांपल तो आरआरएनए है ही। कौन है आरआरएनए? 23S और 28S। उसके अलावा स्प्लाइसिंग कौन करता है, स्प्लाइसिंग कौन करता है बाई, हमारे पास आरआरएनए, सॉरी, स्प्लाइसिंग कौन करता है, हमारे पास आरएनए होता है प्लस प्रोटीन होती है, जो कैसे काम करती है, जो कैसे काम करती है, एक्ट करती है टुगेदर एज एज इसको कहते हैं स्प्लाइसिजोम। जैसे मेरी बात सुनो, राइबोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ा है। लाइसोसोम मतलब एक ऐसा पैकेट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, लाइसिस कर रहा है, यही मतलब है ना। जोम का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। तो स्प्लाइसिसोम का मतलब है काफी सारे आरएनए और प्रोटीन मिलके एक ऐसे एंजाइम्स का ग्रुप बनाते हैं जो स्प्लाइसिंग करते हैं। तो स्प्लाइसिसोम में बेसिकली आरएनए और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, सम आरएनए और सम प्रोटीन्स होती हैं, जो मिलकर क्या है, स्प्लाइसिंग करती है। यहां पर यही आरएनए एज अ क्या काम कर रहा है, एज अ राइबोजाइम काम कर रहा है। तो राइबोजाइम आपका मतलब होता है आरएनए एज अ एंजाइम। आरएनए एज अ एंजाइम न्यूक्लियस उसमें राइबोसोम में तो है ही, उसके अलावा ये जो स्प्लाइसिंग वाला स्टेप है ये भी आरएनए कर रहा है। जब मैंने आपको आरएनए वर्ल्ड पढ़ाया था, मैंने कहा था आरएनए के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि नेचर ने उसको अभी भी बना रखा है। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर डीएनए सारे काम कर सकता होता, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर लेता, कोड तो दे ही देता है वो, सही है, और साथ के साथ वो एडेप्टर की तरह काम कर लेता, तो नेचर आरएनए को हटा ही देती। नेचर ने आरएनए को क्यों बना रखा है? क्योंकि आरएनए कुछ ऐसी चीज है जो एंजाइम की तरह भी काम कर सकती है, स्प्लाइसिंग कर सकती है, मतलब आरएनए खुद को काट सकता है। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है? एक ऐसा आरएनए जो दूसरे आरएनए को काट रहा है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आरएनए के पास थी, डीएनए के पास नहीं थी। डीएनए बनाने का मेन पर्पस ये था, एक डबल स्टैंडर्ड स्टेबल मॉलिक्यूल बनाओ। और डबल स्टैंडर्ड भी इसलिए बनाया, हम डीएनए भी सिंगल स्टैंड बना लेते। डबल स्टैंड में एक फायदा है कि उसमें एरर पता चलती है, आप एरर ठीक कर सकते हो। सिंगल स्टैंड में आप नहीं कर सकते। नहीं तो डबल स्टैंड का कोई और फायदा है ही नहीं, रेप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मान लो सिंगल स्टैंड डीएनए होता, उसकी हम एक कॉपी बनाते और उस दूसरे कॉपी से जितने भी चाहे डीएनए बना लेते, ऐसे बना लेते। हमने डबल स्टैंडर्ड सिर्फ इस रीजन से बनाया कि डबल स्टैंडर्ड वाले में रिपेयर करना ज्यादा आसान है, उसमें म्यूटेशन कम होगी, वो स्टेबल ज्यादा होगा। नहीं तो सिंगल स्टैंड डीएनए बनाना चाहिए था नेचर को। समझ आ रहा है? तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि राइबोजाइम सिर्फ राइबोसोम में कैटलिस्ट नहीं है, राइबोजाइम कई जगह होता है सेल में। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो जगह पढ़ना है, एक राइबोसोम के अंदर और दूसरा कुछ आरएनए जो स्प्लाइसिंग करता है। स्प्लाइसिंग का मतलब है मैंने इन इंट्रॉन्स को हटा दिया, देखो ऐसे, और एक्सॉन्स को आपस में क्या करा, जोड़ दिया। तो स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन्स को हटाना और एक्सॉन्स को लिंक करना। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। एक बात बताता हूं, फ्यूचर में पढ़ोगे, ये ऑफलाइन में बोलते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते भी नहीं है। एक चीज हम लोग हायर लेवल पे पढ़ते हैं, क्लास स्विचिंग जेनेटिक्स में, सुना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं बी बी सेल है, बी सेल पता है, टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडीज कौन बनाता है?
बी सेल बनाता है, ठीक है। बी सेल के सरफेस पर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी मदद से वो एंटीजन बनाता है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसी एक्सॉन्स को, इसको आगे लगाया, इसको यहां ऐसे लाइन से लगा दिया, अगर मैं इन एक्सॉन्स की पोजीशन चेंज कर दूं तो नई तरह की प्रोटीन्स भी बन सकती हैं। और ऐसा हम एंटीबॉडीज के लिए करते हैं क्योंकि उसको बनानी है 10⁵ टाइप की डिफरेंट एंटीबॉडीज, ताकि डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस को पहचाना जा सके। इतने टाइप की जीन लगाना मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसी आरएनए को घुमा के कुछ अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। ये आप हायर लेवल में कभी जेनेटिक्स पढ़ोगे वहां पे आएगा, पर मेरा सिर्फ लॉजिक आपको ये समझाने का है। इंट्रॉन्स काट के एक्सॉन्स को जोड़ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। इसकी लेंथ, एमआरएनए की लेंथ इससे कम है, इससे कम है। अब सुनो, मैं सीडीएनए होता क्या है, मान लो मैं ये डीएनए उठाकर बैक्टीरिया में डाल दूं, ये वाला डीएनए, ये डीएनए एचएनआरएनए बनाएगा, बताओ। ठीक है, बैक्टीरिया में प्रोसेसिंग है नहीं है, तो प्रोटीन ही नहीं बनने की। समझ में आ रहा है, प्रोटीन नहीं बनने की। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने ह्यूमन का सेल लिया, उसमें मुझे 500 एमआरएनए मिले, मैं उसको ले गया लैब में, हर एक एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मैंने जीन बना ली। अब वो जीन आप उसको डालते हो बैक्टीरिया में, आप ये वाली ओरिजिनल जीन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो जीन बनेगी उसका साइज ओरिजिनल जीन से छोटा होगा, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इसकी पूरी एक लाइब्रेरी होती है लैब में कि हमने 500 एमआरएनए है अलग अलग टाइप के सेल के, उसको उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से 500 जीन बना दी है। आप ये जीन डाल ही नहीं सकते क्योंकि एक स्टेप ऐड हो जाएगा, और बैक्टीरिया तो वैसे भी प्रोसेसिंग नहीं करता। समझ आ रहा है? तो सी डीएनए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो यूकैरियोट के एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से लैब में बनाया जाता है। इसीलिए उसने जो एडीए की जीन डाली थी, कौन सी डाली थी, सी डीएनए डाली थी। क्लियर है? सही है। आप पढ़ोगे जीन लाइब्रेरी, तो जब आप जीन लाइब्रेरी पढ़ोगे, जीन लाइब्रेरी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सी डीएनए। मैं ओरिजिनल डीएनए काट के क्या करूंगा, जब मुझे यूज करना ही है तो मैं कौन सा यूज करूं, सी डीएनए। प्रोसेसिंग बचेगी ना, इवन प्लांट में डालनी है, प्रोसेस स्टेप कम करो ना। क्लियर है? सही है। एक बार फिर बता दूं, क्या चीज, वो मैं बताऊंगा। पहले ये बता दो, स्प्लाइसिंग समझ में आ गया। लास्ट स्टेप होता है टेलिंग, पहले ये बता दो फिर बता रहा हूं। लास्ट स्टेप है टेलिंग। टेलिंग देख ध्यान से, टेलिंग में क्या होता है, एट 3' एंड हम 200 से 300 पॉली ए टेल, पॉली मतलब एडिनाइलेट, सुनो ध्यान से, मैनी एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड करते हैं, मैनी एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड करते हैं, ठीक है। एट 3' एंड, एट 3' एंड 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड करते हैं, मतलब 3' पर हम लोग बहुत सारे ए ऐड करते हैं। अब अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, बायोमोलिक्यूल में एटीपी को हमने नाम दिया था एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। एसिड और एट एक ही बात होती है, पायरुवेट पायरुविक एसिड एक ही बात होती है। तो अगर मैं बहुत सारे ए लगाता हूं 3' एंड पर, उसे कहेंगे पॉली एडिनाइलेट। क्या बोलेंगे, पॉली एडिनाइलेट। सही है, क्लियर। इसी को हम कहते हैं पॉली ए टेल, मैनी एडिनाइलेट ऐड करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। तो मैंने आपको यह समझाया कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के बीच में 3 स्टेप हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग में जो एंजाइम चाहिए वो आरएनए प्लस प्रोटीन है, क्लियर है, जिनके नाम है स्प्लाइसिजोम। कुछ बुक में उन्हें लिखा जाता है स्नर्प्स। स्नर्प्स की फुल फॉर्म देखो कैसे है, स्मॉल न्यूक्लियो, स्नर्प्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ऐसे बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, ऐसे करके कि न्यूक्लियस में है, ऐसा स्नर्प्स बोलते हैं। मतलब प्रोटीन है, न्यूक्लियस में है, और क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, उन्हें स्नर्प्स भी बोलते हैं।
ये वाला समझ में आ गया? 3 स्टेप है। जो मैं cDNA बोल रहा था वो क्या है मैं बता देता हूं। देखो देखो, इधर देखो, ये जीन है, ये ओरिजिनल जीन है। इससे मेरे पास क्या होती है? mRNA बनता है। ये mRNA बनता है, ठीक है। mRNA बनता है इससे, इसका साइज छोटा होता है ओरिजिनल जीन से, ठीक है। या हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं इसको। इधर देखो, अरे बोर्ड पे 2 मिनट सुन लो बस, खत्म कर रहे हैं। ये HNRNA है, यस। ये क्या है? HNRNA। इससे क्या बन गया? mRNA बन गया, ठीक है। अब मैं अगर इस जीन को बैक्टीरिया में डाल दूं, ये बैक्टीरिया है, इस जीन को बैक्टीरिया में डाल दूं, बेटा बात कर रहे हो तुम लोग, उससे HNRNA बनेगा, ठीक है। मैंने इस mRNA से क्या किया? इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनाया, ये डीएनए बना, इस डीएनए को cDNA कहते हैं। अब इसको बैक्टीरिया में डाल दो। जब cDNA आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, ये बैक्टीरिया है, इसमें आपने cDNA डाल दिया, अब इससे जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर है? बैक्टीरिया क्यों? जीन कौन सी डाली है तूने? ओरिजिनल जीन डाली है, उसमें कोड किसके लिए है? HNRNA की। तो mRNA क्यों बनाएगा? इस केस में mRNA बनाएगा। समझ में आया भाई? आप ये ओरिजिनल देखो, cDNA और ओरिजिनल जीन का साइज का फर्क है, बोलो। ओरिजिनल जीन और इसका साइज का फर्क है, सही है। ये वाला डालते हैं, है? नहीं होता ना, तभी तो ये डाल रहे हैं। तो ये तो बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। किसको नहीं समझ में आई? मेरी बात सुनो, ये सेल है, ये डीएनए है, उससे बना HNRNA, ये यूकैरियोट्स में होता है। HNRNA से बना mRNA, मैं जीन mRNA से बनवा रहा हूं, उसका साइज छोटा होगा ना, सही है। मैं वो वाली जीन डालूंगा बैक्टीरिया में। mRNA कितने डालूंगा? अनस्टेबल होता है, कैसे डालूंगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या ट्रांसफर करते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? डीएनए डालते हैं ना, आरएनए भी कर सकते हैं। एकदम गॉड फरमाए हुई है सुनने के लिए। सुनो 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 सुनो, आज भी तुम लोग कुछ फेयरवेल कर रहे हो ना सर का, तो आज कुछ उपद्रव मत करना, ठीक है? पिछली बार तो गेट वगैरह तोड़ दिए हो, तो जो भी करना शांति से। हाँ, ज्यादा हल्ला गुल्ला और बदमाशी किया ना तो आज अभी हम कैमरा लेके ही बैठ रहे हैं, मतलब सारा कैमरा ऑन करके अभी हम बैठने वाले हैं। जिसको पकड़ेंगे हरकतें करते हुए, है ना, उसको पनिश मिलेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से अपना पढ़ोगे और जाओगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं, ताली वाली बजाना। कुछ कुछ भी नुकसान किया तो भरपाई करवा के भेजेंगे फिर।